नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का एथिकल स्टडी के ऊपर। नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 नजदीक आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए यहां पर एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें पिछले एक वर्ष के सभी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा। उनमें भी जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल रिलेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो वैसे भी काफी लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, जो लोग जियोपॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो एथिकल स्टडी चैनल को टेलीग्राम के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स लाइट द फ्लेम विद द स्पार्क ऑफ नॉलेज। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर जो ये हमारी सीरीज है लगभग 7 से 8 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगी। उनमें भी सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को हम कवर करेंगे। पिछले एक साल के अंतर्गत कैसे रिलेशन रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में खास तौर से हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, भारत बांग्लादेश रिलेशन को और भारत नेपाल रिलेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले एक वर्ष में बांग्लादेश को लेकर के जो न्यूज महत्वपूर्ण रही है वो रही है कि भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच में वर्चुअल समिट हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है पेंडेमिक चल रहा है तो भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था, तो वर्चुअल समिट के रूप में हुआ और विभिन्न प्रकार के जॉइंट स्टेटमेंट दिए गए दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। ये न्यूज है 17 दिसंबर 2020 की। साथ ही साथ क्योंकि आप सभी जानते हैं बांग्लादेश बनने से पहले 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में बांग्लादेश को पूरे पाकिस्तान से आजादी मिली। 1971 में आजाद होने के बाद 2021 में बांग्लादेश अपनी आजादी के 50वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा था और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 50वें वर्ष के दौरान बांग्लादेश को विजिट किया। उसके साथ साथ यदि बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्री का जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें कुछ जॉइंट स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी भी कुछ ऐसी सीमाएं हैं जहां पर मुख्यतः स्पष्ट रूप से सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है। तो और दूसरा, सुंदरवन का आधा हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है, आधा हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो कुछ जो जीव जंतु हैं जो सुंदरवन के अंदर रहते हैं उनके कंजर्वेशन को लेकर के इसके ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन। उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले 1.5 वर्ष से लगभग कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो उसको लेकर के क्योंकि भारत पूरे विश्व को वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा है, तो बांग्लादेश को किस प्रकार से वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी उसके ऊपर भी जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो वर्चुअल समिट के दौरान का विषय था वो था कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ सेंचुरी थी, तो उनकी बर्थ सेंचुरी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत ने एक पोस्टल स्टाम्प इशू किया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ सेंचुरी के ऊपर। ये कुछ वर्चुअल समिट के दौरान दिए गए जॉइंट स्टेटमेंट थी। उसके बाद यदि हम भारत और बांग्लादेश के बेसिक रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश आजाद हुआ दिसंबर 1971 में। आजाद होने के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला भारत उन पहले देशों में से एक था। साथ ही साथ बांग्लादेश के आजाद होते ही हमने बांग्लादेश के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश किए। ट्रेडिंग के नजरिए से बात की जाए तो बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम लगभग 9.5 बिलियन का सामान जो है निर्यात करते हैं बांग्लादेश को। मिलिट्री कोऑपरेशन की यदि बात करें तो मिलिट्री कोऑपरेशन में जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में संप्रीति और मिलान जैसी एक्सरसाइज की जाती है। और भारत बांग्लादेश को लगभग 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, जिसमें बांग्लादेश भारत से किसी भी प्रकार के 500 मिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि न्यूनतम ब्याज दरों के ऊपर लोन देना। कल्चरल कोऑपरेशन के बाद यदि सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो पॉइंट लगता है वो है कनेक्टिविटी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब भारत दो हिस्सों में बटा, पाकिस्तान और भारत के रूप में दो हिस्सों में बटा, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो बांग्लादेश कहलाता है, अंग्रेज तो पूरे भारत के अंदर रेल की पटरियां और जो है रेल का जाल बिछा करके गए थे, लेकिन जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, इन दोनों के बीच में रेल संपर्क को बंद कर दिया गया। लेकिन दोबारा से भारत के हल्दीबारी और बांग्लादेश के चिलहटी के बीच में दोबारा से जो है रेल लिंक को स्टार्ट किया गया है। दूसरा, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, त्रिपुरा के अगरतला से और बांग्लादेश के अहोरा के बीच में जो है रेल लिंक अंडरवे है, काफी तेजी से इस पे कार्य प्रगति के ऊपर है।
उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट 2015, इसके ऊपर भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में चर्चा हुई और दोनों ने सहमति जताई है इनको लेकर के। ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है 2015, ये है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया के बीच में, इन चारों देशों के बीच में जो है माल का बिना किसी बैरियर्स के आवागमन हो सके, साथ ही साथ लोगों का आवागमन हो सके। तो इन बैरियर्स को हटाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के बैरियर्स होते हैं किसी भी दो अन्य राष्ट्रों के बीच में, तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट 2015 से इस दोनों के जो माल के वाहकों के आवागमन में और दूसरा जो है विभिन्न प्रकार के जो नागरिक हैं अन्य चारों राष्ट्रों के, उनके आवागमन में सहूलियत हो जाएगी। उसके बाद यदि अगले टॉपिक पे बात करें तो बांग्लादेश के दो पोर्ट हैं, एक तो चिटगांव और दूसरा मोंगला। इन दोनों पोर्ट का यूज करेगा भारत, क्योंकि आप सभी को पता है, मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हिस्सा है बांग्लादेश का और ये जो छोटा सा हिस्सा जो भारत की मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है, ये कहलाता है चिकन नेक। इस चिकन नेक को, क्योंकि यहां से काफी लंबा रास्ता पड़ता है नॉर्थ ईस्ट तक भारत के विभिन्न संसाधनों को पहुंचाने में और नॉर्थ ईस्ट के विकास में, तो बांग्लादेश बीच में एक बैरियर सा बन जाता है। यदि बांग्लादेश को भारत को साथ मिलता है बांग्लादेश का, तो हम नॉर्थ ईस्ट का विकास आसानी से कर सकते हैं। तो उसको लेकर के मोंगला और चिटगांव, देखो ये दिख रहा है आपको, चट्टग्राम और जो है मोंगला यहाँ पे आसपास पड़ता है। तो इन दो पोर्ट को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। भारत जब नॉर्थ ईस्ट को कोई सामान पहुंचाना होगा तो इन दोनों पोर्ट को जो है यूज कर सकता है फ्यूल भरवाने में और जो है नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने में। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चिटगांव और जो है दूसरा मोंगला पोर्ट को लेकर के एग्रीमेंट हुआ, कनेक्टिविटी के लिए ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश के बनने के बाद ही विभिन्न प्रकार के, अभी हम बात कर रहे थे कि अभी भी कुछ हिस्सों पर सीमा निर्धारण नहीं हुआ है बांग्लादेश और किसको लेकर के, सीमा का निर्धारण बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिनमें जो कुछ हिस्से जो महत्वपूर्ण थे, जिनकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद रहता था, उसको निपटारा किया गया। साथ ही साथ 2014 के अंदर मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया, जिसमें बे ऑफ बंगाल में जो सीमाओं को लेकर के विवाद था उसको भी निपटारा किया गया। तो उसके बाद संबंधों में काफी सुधार हुआ है। उसके बाद यदि टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म की बात करते हैं तो बांग्लादेश पूरे विश्व से भारत के अंदर जो हेल्थ सेक्टर में, अर्थात भारत में जो इलाज करवाने आते हैं पूरे विश्व से, अकेले 100% यदि पूरे विश्व को माना जाए तो 35% अकेले बांग्लादेश से आते हैं। और भारत में जितना रेवेन्यू हेल्थ सेक्टर डेवलप करता है या फिर टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से या फिर मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से, तो जो टोटल रेवेन्यू मेडिकल टूरिज्म में आता है उसका 50% अकेले बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड न्यूज की, तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे बनने वाला है। इस ट्राइलेटरल हाईवे से जुड़ने के लिए बांग्लादेश ने अपनी सहमति जताई है, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ये ट्राइलेटरल हाईवे मैप के माध्यम से समझते हैं, भारत के मणिपुर के मोरे से यहां से ये बनना शुरू होगा और दूसरा थाईलैंड के मोयसोट तक जाएगा। उसके बाद वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तक भी इसको ले जाने की बातें चल रही हैं। विभिन्न प्रकार के अन्य राष्ट्रों की सरकारों के साथ जो है इसके ऊपर एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। ये है कि ट्राइलेटरल हाईवे कंप्लीट हो जाएगा 2021 तक। इससे आसियान देशों के साथ, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, उनके साथ भारत का संपर्क बनेगा, ट्रेड और कॉमर्स जो है बूस्ट होगा इस क्षेत्र में। बता दिया मैंने कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को भी इसको साथ लेकर के जोड़ने की बात चल रही है। तो ये था ट्राइलेटरल हाईवे जिसमें बांग्लादेश ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दूसरा, उसके बाद कोऑपरेशन वाटर रिसोर्सेस को लेकर के और पावर और एनर्जी को लेकर के। मैंने आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 54 नदियां ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करती हैं। कुछ नदियां भारत से बांग्लादेश में आती हैं, कुछ नदियां बांग्लादेश से भारत में जाती हैं। तो इनके बीच में सीमाओं का निर्धारण नहीं है क्योंकि नदियों का प्रवाह क्षेत्र बदलता रहता है। दूसरा, पानी के वितरण को लेकर भी विवाद बना हुआ है। आप सभी को पता है तीस्ता नदी को लेकर के वाटर डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश में बना हुआ है। तो 6 जॉइंट रिवर एग्रीमेंट हुआ है। ये अंतरिम एग्रीमेंट है कि इन नदियों से संबंधित विवादों को जल्दी ही दूर किया जाएगा। मनु, मुहारी, कोहाई, गोमती, धारला, दुधकुमार जैसी नदियों को लेकर के ये एग्रीमेंट जो है ये किया गया है। दूसरा, उसके बाद इंडिया ये जो है बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया गया है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी चर्चा की गई है।
तो ये सभी बातें थी बांग्लादेश को लेकर के। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में भारत को बीट कर दिया है पर कैपिटा इनकम में। पहले बांग्लादेश का प्रत्येक व्यक्ति भारत के प्रत्येक व्यक्ति से कम आय अर्जित करता था, लेकिन बांग्लादेश का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। वहां की जीवन प्रत्याशा, लोगों की जीवन पद्धति में सुधार आ रहा है। वहां का टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो काफी अच्छे से बूस्ट कर रही है, तो लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये हाल ही की न्यूज है 20 मई 2021 की कि बांग्लादेश ने बीट कर दिया है इंडिया को पर कैपिटा इनकम में। ये मैंने लास्ट में ऐड की थी, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक, इंडिया नेपाल रिलेशन को लेकर के। इंडिया नेपाल रिलेशन पिछले 1-2 सालों में जो है काफी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना से नजदीकियां थी। जब जब नेपाल चाइना के नजदीक जाता है तो भारत के साथ उसके रिलेशन खराब होते ही हैं। तो केपी ओली साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, हालांकि अब बदल चुके हैं, तो संबंधों में भी सुधार को लेकर के गुंजाइश बढ़ी है। उस समय क्या हुआ था कि नेपाल ने, भारत के नेपाल के साथ कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, तो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के नेपाल ने एक मैप प्रदर्शित किया, एक नया मैप, अपना नेशनल मैप पेश किया, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपनी बाउंड्री के अंतर्गत दिखाया। वो हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये भारत नेपाल की ये वेस्टर्न बाउंड्री है, ये भारत का उत्तराखंड जिला है, और ये जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। भारत कहता है, भारत देखो वेस्ट में भारत और नेपाल के बीच में जो है बाउंड्री का निर्धारण करती है काली नदी। भारत कहता है कि काली नदी का उद्गम क्षेत्र है जो है काला पानी, है ना, यहां से उद्गम होती है काली नदी। लेकिन क्या कहता है नेपाल? कहता है कि नहीं, लिम्पियाधुरा पास से काली नदी जो है उद्गम होती है। जैसे देखो ये नदी है ना, ये मुख्य नदी है, लेकिन विभिन्न प्रकार की और सरिताएं, नदियों की धाराएं मिलकर के मुख्य नदी बनाती है। तो यहां से नेपाल, ये काली नदी है, यहां से ये शुरू होती है, मुख्य नदी ये है, लेकिन इससे पहले विभिन्न प्रकार की धाराएं निकलती हैं, है ना, समझ रहे हो? तो विभिन्न प्रकार की धाराएं निकलती हैं। तो नेपाल मानता है कि लिम्पियाधुरा से, ये सबसे ऊपर का क्षेत्र है, लिम्पियाधुरा से मुख्य नदी की धारा निकलती है, तो हमारा जो क्षेत्र है ये लिम्पियाधुरा से शुरू होता है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, काला पानी से शुरू होती है। तो भारत इस बिंदु को अपना क्या मानता है, बाउंड्री का जो निर्धारण करने वाला क्षेत्र मानता है, और नेपाल मांगता है ये। तो इस क्षेत्र को लेकर के लगभग ये 34,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इसको अभी यूएन में भी पेश कर दिया था नेपाल ने। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका आधार यदि देखा जाए, है ना, इस सीमा निर्धारण का यदि आधार देखा जाए तो आधार क्या है? सगोली की संधि जो 1816 में हुई थी, इसी को आधार मानता है नेपाल। ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है जो काठमांडू के गोरखा रूलर्स थे उनके बीच में हुई थी। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि नेपाल ने अपने जो कुछ क्षेत्र थे भारत को सौंप दिए थे। सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल और वेस्टर्न तराई का जो क्षेत्र है ये सौंप दिए थे भारत को। दूसरा, इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था कि नेपाल, देखो ये जैसे नेपाल है ना, ये नेपाल है, तो जो ये रिवर है यहाँ पे नेपाल के पूर्व में बहने वाली मेची रिवर पूर्व में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है भारत और नेपाल के बीच में, और यहाँ पे काली रिवर निर्धारित करती है, और साउथ के अंदर गंडक रिवर निर्धारित करती है भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को। तो ये बातें हैं, मैंने आपको बता दिया कि लिम्पियाधुरा से मानता है नेपाल अपनी सीमा का निर्धारण, और भारत कहता है कि नहीं, काला पानी से है। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है, और लेकिन अभी देखते हैं, सरकार बदली है तो कुछ सुधारों में, संबंधों में सुधारों को लेकर के गुंजाइश जताई जा रही है। उसके बाद यदि अदर फैक्ट की बात की जाए तो पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट है जो महाकाली ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुआ है। ये महाकाली ट्रीटी 1996 में हुई थी। इस पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 डैम बनने थे, जिसमें एक टनकपुर बैराज है और एक पंचेश्वर बैराज है, लेकिन वही बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण ये चीजें अभी रुकी हुई हैं। उसके साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो भारत और नेपाल के बीच में बने हुए हैं। कमला बागमती मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट और सनकोशी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, कर्नाली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है महत्वपूर्ण है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन 2 अन्य राष्ट्रों के बीच में है। उसके बाद यदि अदर फैक्ट की बात की जाए, देखो भारत और नेपाल के संबंधों का आधार है इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 के अंतर्गत हुई थी। ये भारतीय और नेपाल के बीच में संबंधों का निर्धारण करती है और भारत के उदार हृदय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये
नेपाली नेशनल्स को अलाउ करती है कि भारत के सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो लोग। दूसरा, जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं ना, आईएफएस, आईएएस और आईपीएस बनने की, इनके लिए नेपाली नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेपाली जो नेशनल्स हैं वो भारत में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और प्रॉपर्टी तक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यदि नेपाल को कोई आर्म्स मंगाना है, कोई एमिनेशन मंगाना है, तो भारत की मुख्य भूमि से वो होकर के इंपोर्ट कर सकता है। उसके बाद यदि बात की जाए, मैंने क्या कहा कि ये भारत की गुडविल का, उदार हृदय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद यदि बात करें, आप सभी को पता है लगभग 34,000 गोरखा भारत की आर्मी के अंदर जो है जॉब करते हैं। उसके साथ साथ 80 लाख नेपाली लगभग भारत में अपनी आय अर्जित करने के लिए भारत के अन्य क्षेत्रों में जॉब करते हैं। तो भारत और नेपाल के संबंधों की जो ट्रीटी है, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये संबंधों को डिसाइड करती है। यही ट्रीटी 1949 में किसके साथ की गई? भूटान के साथ, और 1972 में बांग्लादेश के साथ की गई है। तो ये टॉपिक थे हमारे, जिनको लेकर के 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं, भारत बांग्लादेश संबंध और भारत नेपाल संबंध। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना। यही हम वीडियो का अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।